सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने वाला उनका ये नारा जब बरसों पहले लगाया गया तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ट्रंप 2016 में अमेरिका के 45वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। 2016 के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार और साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी। सियासत में कोई तजुर्बा न होने के बावजूद ट्रंप अमेरिका के सदर बने और अपने दौरे इख्तिदार में हमेशा तनाज़ात और तनकीद की जद में रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 4 साला दौर में बड़े क्लाइमेट और ट्रेड एग्रीमेंट से निकलने का फैसला किया। 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से सफ़र पर पाबंदी आयद की, सख्त इमिग्रेशन कवायद मुतारिफ कराए, चीन के साथ तिजारती जंग का आगाज़ किया, रिकॉर्ड टैक्स कटौतियाँ नाफिज की और मशरिक़ वस्ता के ताल्लुकात को नई शक्ल दी। इसके अलावा उन्होंने अदलिया में अहम तब्दीलियाँ की और सुप्रीम कोर्ट में कई जजेस की तकर्री की। फौजी बजट में इजाफा भी किया, सरहदी सिक्योरिटी को सख्त किया और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स भी उनकी पॉलिसीज़ में शामिल थे। उनकी खारजा पॉलिसी में अमरीकी सफारत खाने को तिल अबीब से बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल करना और शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करना शामिल था, जिससे अमरीका और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात में एक नया बाब रकम हुआ। और ये पहला मौका था कि जब किसी अमरीकी सदर ने शुमाली कोरिया के लीडर से मुलाकात की थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। फिर 20 जनवरी 2020 को अमरीका में कोरोना वायरस आया और पहले केस की तशखीस हुई और उसके बाद ट्रंप की सदारत का बकिया दौर इसी वबा का मुकाबला करने में गुजरा। कोरोना वबा से होने वाली तबाही की वजह से ट्रंप को नाकदीन की सख्त तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ी, जिनका कहना था कि ट्रंप का वबाई मरज़ के हवाले से रद्द अमल खासा ताख़ीर से आया, जिसकी वजह से वायरस को बर वक्त नहीं रोका जा सका, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। जब ट्रंप सदारत का ओहदा छोड़ रहे थे उस वक्त अमेरिका में 4 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी थीं। 2021 के इंतखाबात में एक बार फिर ट्रंप सदर बनने की दौड़ में शामिल हुए और उन्होंने 74 मिलियन वोट भी हासिल किए, जो किसी भी मौजूदा अमेरिकी सदर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं किया और बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन डीसी में सेव अमेरिका रैली में शिरकत की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के करीब खिताब करते हुए कांग्रेस में अपने हामियों से इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की, जिसके बाद उनके हामी कैपिटल हिल पर हमला आवर हो गए। इन पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद हलाक हुए। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये ट्रंप के सियासी करियर का एक तारीख लम्हा था। उन्हें हर जगह से पाबंदियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हर वक्त ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले ट्रंप को वहाँ से भी बैन कर दिया गया। इस हमले के बाद उन्हें एक बार फिर मुआवजे का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो अमरीकी तारीख के वाहिद सदर बन गए जिनका 2 मरतबा मुआवजा हुआ। यह अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई साबिक सदर आम इंतखाबात में शिकस्त और 2 बार मुआवजे की तहरीक का सामना करने के बाद फिर से इंतखाबात में हिस्सा ले। ट्रंप एक बार फिर अमरीकी सियासत में एक बड़ी सियासी ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आए और इलेक्टोरल वोट में वाज़ेह बढ़तरी हासिल करके अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद खित्ते में सूरत हाल किस तरह तब्दील होती है और जो ममालिक अमरीका के ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको क्या हासिल हो सकता है, इस पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात 1980 की दहाई से हैं और दुनिया की सबसे बड़ी माशी और सियासी क़ुव्वत किसी न किसी लिहाज से ज़रूर पाकिस्तान पर भी असरअंदाज होती रही है। अमरीका में 6,25,000 से ज़ायद पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी मुकीम हैं, जिनकी भेजी गई रकूम पाकिस्तान की सालाना तरसीलात ज़र का 1/3 के करीब बनती हैं। अमरीका का पाकिस्तान में कलीदी तिजारती शराकत का भी एक ताल्लुक है, जिसके साथ उसके गैर इक़्तिसादी ताल्लुकात भी हैं, जबकि पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनीज़ भी कारोबार कर रही हैं। माली साल 2024 में पाक अमरीका तिजारत में नुमाया इजाफा भी देखा गया है। पाकिस्तान की अमरीका को सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही तकरीबन 8 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई थी, जिसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स का एक बड़ा हिस्सा है। अमरीकी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के पाकिस्तान की सिक्योरिटी, तिजारत और मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। फॉरेन अफेयर्स के माहिरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के इम्कानात में इजाफा हो जाएगा, लेकिन बामी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। एक राय ये भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद अब अमरीका के लिए पाकिस्तान वो अहमियत नहीं रही। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल वहाँ ग्राउंड रियलिटी कुछ इसके करीब करीब भी है कि इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान मौजूद नहीं है, तो अब पाकिस्तान को तिजारती या माशी फ़ायदा कैसे मिल सकता है, दोनों ममालिक की ट्रेड में किस तरह इजाफा हो सकता है, क्या अमेरिका से
कोई सरमाकारी पाकिस्तान में आ सकती है? पाकिस्तान में क्या ऐसा कोई माहौल इस वक्त मौजूद है या हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कर भी रही है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हैं, मैरी टाइम अफेयर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो पाकिस्तान को इससे क्या, पाकिस्तान की मईशत को कोई फ़ायदा हो सकता है? डायरेक्टली पाकिस्तान का कोई लिंक इससे बन सकता है? अभी हम पाकिस्तान को अमेरिका की किसी प्रायोरिटी लिस्ट में तो नहीं देख रहे, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हवाले से हो या इकोनॉमी के हवाले से हो, तो आने वाले दिनों में हम कोई फ़ायदा उठाने की पोजीशन में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सदर ट्रंप इलेक्ट हुए हैं और मैं उनको वेलकम करता हूँ। उनका बड़ा सारा पूरे अमेरिका में एक फेयर इलेक्शन हुआ है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद वो किसी जगह कोई हंगामों की इतला नहीं मिली, तो वो इलेक्ट हुए हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अमेरिका में जमहूरी निज़ाम तसलसल से चल रहा है और उनके यहाँ वो कामयाब भी है। तो ये देखिए, ट्रंप की पॉलिसीज़ का आपने बड़ी तफसील से जिक्र किया, उनका जो मैनिफेस्टो है उसका बताया। उन्होंने कई ममालिक पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, इम्पोर्ट के टैरिफ लगाए हैं, वो भी आपने बताए। पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है, वो प्रायोरिटी लिस्ट तो पता नहीं आप बता रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है और इस खित्ते में पाकिस्तान की जोग्राफियाई भी बहुत अहमियत है। और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जब से पाकिस्तान बना बड़े गहरे और बिरादराना हैं। इख्तलाफात हमें आपस में रहे, पॉलिसीज़ भी हम डिस्कस करते हैं, इख्तलाफात रहे, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा डीप रूटेड उनका हमारे बिज़नेस में, हमारे एक्सपोर्ट्स में और लोगों के साथ मैन टू मैन। हमारे बहुत से बच्चे लाखों की तादाद में वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, या वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि डायस्पोरा है अमेरिका में। और अमेरिका बहुत ऐसी डेस्टिनेशन है जिनमें हमारे पाकिस्तानी लाखों की तादाद में वहाँ जाके अपने रोज़गार ढूंढते हैं और वहाँ अपना बिज़नेस भी करते हैं। बड़ा, क्योंकि फ्री इकानमी है उनका, उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। वहाँ से हमारी रेमिटेंसेज आती हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को रेमिटेंस भेजते हैं। और डॉक्टर्स, पाकिस्तान के डॉक्टर्स आपने देखा, उनके मुआशरे में बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत भी है और रेपुटेशन भी है। तो पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात बिल्कुल बहुत मैन टू मैन और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस्तेवार हैं। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के, हमारी अफवाज के उनके साथ बहुत गहरे तल्लुकात रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी भी ज़्यादातर अमेरिका और पाकिस्तान की एक ही सिमत में रही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि ये नए जो इलेक्शन हुए हैं और ट्रंप साहब जिस तरह वादे कर रहे हैं, वो कहते हैं किसी जगह हम जंग का माहौल नहीं क्रिएट करेंगे। और हमारे यहाँ भी जो मामलात हैं, यानी आप देखिए कि अफ़गानिस्तान में जो टीटीपी जिस तरह के हमले कर रही है, या इंडिया ने जो कश्मीर के ऊपर जो गासमाना कब्ज़ा किया हुआ है, तो मैं महसूस करता हूँ कि ट्रंप एक डेमोक्रेटिक नाम को देने वाले, जो तरक्की और उसको डेवलप करने वाले, तो इन मामलात पे उनका गौर होगा। पाकिस्तान बहुत बड़ी 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है और हमें हमेशा अमेरिका के साथ हम चाहते हैं कि अच्छे टर्म्स पे दोनों के मुश्तरका मफाद में पाकिस्तान अमेरिका से तल्लुकात रखे, क्योंकि अमेरिका का IMF हम प्रोग्राम में हैं और ये जो भी IMF का प्रोग्राम होता है उसमें अमेरिका की बहुत बड़ा एक वोट बैंक होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो वो भी उस अमेरिका के कंसेंट के बगैर आम तौर पे IMF के प्रोग्राम में भी फैसिलिटेशन नहीं हो सकती। फिर मैं समझता हूँ कि वो लोगों के साथ, क्योंकि उनका जो तल्लुकात हैं, जो रवैया है, तो इससे मैं तो एक अच्छे दौर का एक आगाज़ का तवक्को करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है और जिसमें और इजाफा होगा। हमारी लोगों का जो हमारे यहाँ गुर्बत है, 10 करोड़ लोग गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हमारे यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे एजुकेशन नहीं पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो इन तमाम चीज़ों को अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पे हमारे जो हमारी माहौल जो है उसमें जो कसाफतें हैं वो ठीक हों। वो हर जगह हमने अमेरिका की सपोर्ट देखी है। ठीक है, पॉलिटिक्स में उनकी फॉरेन पॉलिसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हमारे चाइना से भी बहुत ही दोस्ताना और आयरन फ्रेंड है चाइना हमारा। तो अमेरिका और चाइना इस वक्त आपस में टसल है उनकी, लेकिन हम
उनके कॉमन फ्रेंड हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, 1971 में पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने अमेरिका की और चाइना की दोस्ती कराई। हम फिर उन तल्लुकात को इस्तवार करने के, दो बड़े मुल्कों की, दो बड़ी इकानमीज़ की इस्तवार करने में हमारे दोनों से बड़े कॉर्डियल रिलेशन हैं और हम आगे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ज़रूरत है उनको ऐसे दोस्तों की जिनका कॉमन तल्लुकात हों और ख़ित्ते में हमारी जो अहमियत है उसको कोई भी डिनाई नहीं कर। सही। तो कैसे साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ममालिक को पाकिस्तान ने अपने मुल्क में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने की कोशिश की है। मलेशिया है, चाइना है, सऊदी अरब है, कतर है, आज़रबाईजान है, इन तमाम के अक्सरियत के वफूद आए भी यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर और डेलीगेशन ने जाकर वहाँ भी मुलाकातें की और दर्जनों के करीब MOUs भी साइन हुए हैं। तो कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें अमेरिका को इंगेज करने के लिए काम किया जा रहा हो कि वहाँ से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और अमरीकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो, तो इस सिलसिले में कहीं कोई काम ऐसा हो रहा है हुकूमती सफ़ों में? बिल्कुल, अमेरिका के साथ जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास सरमाया है दुनिया में, उनके लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में सरमाया है। सबसे बड़ी तो उन्होंने फैसिलिटेशन ये की है जो कि आप देख रहे हैं कि IMF ने जो हमें सपोर्ट किया है $7.1 बिलियन की, उसमें मैंने पहले जिक्र किया कि अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है और 23वां या 20वां प्रोग्राम है हमारा। किसी मुल्क ने इतने प्रोग्राम नहीं लिए। ये अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ये IMF के प्रोग्राम दुनिया में नहीं होते। वो एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन। और इन्वेस्टमेंट जहाँ तक आपने जिक्र किया, हमारे पास क्योंकि सरमाए में कमी है, हर सेक्टर में पाकिस्तान में काम है और यहाँ पे हर किस्म की इंडस्ट्री में, वैल्यू एडिड इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है। पेट्रोकेमिकल्स अमेरिका में बहुत वसी पैमाने पे हो रहा है। आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उनमें मैं इलेक्ट्रॉनिक है, जितनी भी कहें। और आप देखिए कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत है, हम उनसे सपोर्ट हम चाहते हैं और हमारे यहाँ से भी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका में हो रही है। आप हमारे फूड्स प्रोडक्ट्स हैं, हमारे टेक्सटाइल है, तो अमेरिका में हो रही है एक्सपोर्ट। तो इसलिए अमेरिका और पाकिस्तान के ट्रेड जो है उसमें अपॉर्चुनिटी है कि जिन सेक्टर हमारे यहाँ, तो पाकिस्तान तो अभी इमर्ज हो रहा है ना, हमारे यहाँ हर सेक्टर में वैल्यू एडेड हमारे पास नहीं है, एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट जो है और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट इंतहाई ज़रूरी है। और वो मैं समझता हूँ कि उनको अपना इस इलाके में जो स्ट्रेटेजिक अहमियत मैंने आपसे बता दी, हम मिडल ईस्ट और चाइना और इंडिया के बिल्कुल उनसे हमारे क्लोजनेस है। तो ये मामला जो है, इसलिए आज कल दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज की अहमियत उसकी कैसे साहब, ये अब जो अमेरिका को हमारी जो एक्सपोर्ट है ये कोई अराउंड 8 अरब डॉलर्स के करीब है। अब ट्रंप साहब के आने के बाद, चूंकि वो चाइना के बारे में बड़ा खुलकर इज़हार ख्याल करते हैं, अगर वो कुछ ऐसे बैरियर्स तय कर देते हैं कि वो टैरिफ बैरियर की सूरत में चाइना की एक्सपोर्ट को कट करते हैं, तो क्या पाकिस्तान उस मार्केट को कैप्चर कर सकता है और उससे कोई फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है कि अपने एक्सपोर्ट वॉल्यूम को हम बढ़ा सकें? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया। चाइना को वो देखते हैं क्योंकि चाइना अमेरिका के मुकाबले में इकानमी उभर रही है, दुनिया की पहली और दूसरी इकानमी में कंपटीशन है और वो टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े, तो वो उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। और जब वो बड़ा टैरिफ लगाएंगे, बड़ी ड्यूटीज़ लगाएंगे, तो हर जगह से अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ें चाइना से जाती हैं, चाइना तो डेवलपिंग कंट्री है, आपको पता है, तो हमारा दरीना दोस्त भी है और हम भी ये चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ी अहम बात कर रहा हूं कि चाइना अपनी रीलोकेट कर रहा है इंडस्ट्री। चाइना ही अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगा रहा है और वही इंडस्ट्री, जो चीज़ें चाइना की एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका, वो अगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में लग जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होगी। वही प्रोडक्ट जो चाइना से अभी जा रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक तो ये बेनिफिट हो सकता है। पाकिस्तान में हमारे चाइना का ना बड़ा कुर्बत है। यहाँ पोर्ट का हमारी गवादर पोर्ट पे फ्री जोन बना है जिसमें चाइना की इंडस्ट्री रीलोकेट हो जा रही है, जहाँ उनका लेबर महंगा है या जो समझते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए गवादर पोर्ट का इस्तेमाल करना है। मैं क्योंकि मैरीटाइम का अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि वो रीलोकेट करेंगे तो उनसे तो देखिए ना, वो एक्सपोर्ट पर वही अपने प्रोडक्ट पाकिस्तान के थ्रू कर सकते हैं। ये तो अगर टैरिफ लगेगा तो पाकिस्तान इससे बहुत ही मुस्तफीद हो सकता है अगर हम उन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री यहाँ शुरू करें और जिसके ऊपर काम हो रहा है।
हमारी हुकूमत, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और हम देख रहे हैं। मैं खुद पोर्ट का मैंने दौरा गवादर का, और बहुत ही काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे फ्री जोन पे, और उस पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं। कैसा भी अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन ये अवेल कितने टाइम में हो सकेंगी? ये अगर इस प्रोजेक्ट पर अभी सोचा जा रहा है तो ये कब तक अमली शक्ल में हमें नज़र आएगा, ये कब तक ऑपरेशनल होगा? ज़ाहिर इसमें चंद महीनों का तो ये काम नहीं है, शायद चंद साल दरकार होंगे। तो एक इस टेन्योर में आप लोग ये सब करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, ग्रेजुअली होता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, एक कोई महीनों में नहीं होता इंडस्ट्री की रीलोकेशन, लेकिन साल 2 साल एक रीजनेबल पीरियड है जिसमें हम इसकी प्रोडक्शंस को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे। हम गवादर पोर्ट को बहुत डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, और वहाँ पे बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और चाइना और पाकिस्तान अगर मिल के इसका फ़ायदा उठाता है तो ये 1.5-2 साल में इसका काफ़ी हम आगे बढ़ सकते हैं इन मामलात में। ठीक है। और कैसे साहब, अब ये जो बैलेंस जिस तरह पाकिस्तान को इस वक्त लेकर चलना है, अमेरिका को भी और चाइना को भी, चूँकि वहाँ हम IMF प्रोग्राम में, यहाँ पर हम CPEC का हिस्सा हैं, तो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त कितनी आप एक हसास नौयत की देख रहे हैं? क्योंकि दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात में ज़रा सा भी बिगाड़ शायद हमारे हक़ में ना हो। अमेरिका के साथ तो हमारे उतार चढ़ाव रहे हैं ताल्लुकात में, लेकिन चाइना से हमारी बड़ी एक गहरी दोस्ती रही है। मैंने आपको याद दिलाया कि दुनिया में आखिर इन दोनों मुल्कों के सबसे करीब कौन था 71 में, कि किसिंजर हमारे यहाँ से नथिया गली का नाम उन्होंने बताया और गए चाइना, और फिर सदर निक्सन जब आए चाइना में तो चू एन लाई, प्राइम मिनिस्टर चू एन लाई ने ख़ास तौर पे कहा कि हमारी दोस्ती पाकिस्तान करवा रहा है, आप इनके रोल को याद रखिएगा, इनका पूरा इनको क्रेडिट दीजिएगा। तो बात ये हो रही है कि हमारी आज भी बड़ी दोस्ती, ये पाकिस्तान का एक कमाल है फॉरेन पॉलिसी का कि हमारे दोनों ममालिक से मिसाली तल्लुकात है। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली डायस्पोरा कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने जो है ये सबसे बड़ी दुनिया की जो शिपिंग कंपनी है मक्स लाइन, वो आ रहे हैं, उनके डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर 12 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा। वो बहुत बड़ा डेलीगेशन मक्स लाइन का आ रहा है, उन्होंने हमसे $2 अरब का MOU किया है। वो क्यों किया, मैं सिर्फ एक बस पॉइंट बता के, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव उन कंपनियों में डेनमार्क में वो जॉब कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, और उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है और आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कहते हैं कि हम आपको बना देते हैं, हम ओवरहेड ब्रिजेस बना देते हैं, हम आपको वेयर हाउस, क्योंकि हमारे पास सरमाए की कमी है ना, तो हम शायद ये ML1 के लिए भी कोशिश कर। तो ये मुल्कों में जहाँ पाकिस्तानी गए हैं ना डायस्पोरा, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को और इम्पोर्ट को तरक्की देने के लिए काफ़ी और इन्वेस्टमेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अमेरिका में भी पाकिस्तानी बहुत अच्छी पोजीशनों में है, हमारे डॉक्टर वहाँ बहुत रेनाउंड है, और हमारे बिजनेसमैन भी वहाँ मुख्तलिफ, और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है अच्छी पोजीशनों में हैं, वो मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों में। बिल्कुल सही, वो सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, सबात अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और उनसे जानेंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्या चैलेंजेस हैं। जो इलेक्शन कैंपेन में वो दावे और वादे करते आए, उसको अमली तौर पर अप्लाई करना और मुमकिन बनाना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप अब वाइट हाउस में दूसरी बार आ रहे हैं, और न सिर्फ दूसरी बार आ रहे हैं बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में आ रहे हैं, चूँकि इस बार पॉपुलर वोट भी उनके पास है, इस बार सेनेट में अक्सरियत भी उनके पास है, ऐवान नुमाइंदगान की हिमायत और अक्सरियत भी उनके साथ है, और फिर जो कुछ तब्दीलियाँ वो अमेरिका की अदलिया में लेकर आए थे, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ भी एक हिमायत वाला फैक्टर उनके साथ है। तो इस बार जब वो 20 जनवरी को वाइट हाउस में सदारत के मनसब पर फाइज होंगे, तो उसके बाद जो पॉलिसी वो लेकर आना चाहेंगे, जो रिफॉर्म वो लेकर आना चाहेंगे, शायद वो उनके लिए पिछले दौर की निस्बत खासा आसान होगा। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा उन्होंने लगाया था, उसको भी अब वो
उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा करने में चैलेंजेस क्या क्या दरपेश होंगे और दरअसल कैसे अपने इस नारे को वो पूरा कर सकेंगे और इसके असल मायने हैं क्या। तो ख़ासतौर पर जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिसका ऐलान, जिसका उन्होंने थोड़ा सा जिक्र अपनी विक्ट्री स्पीच में भी कुछ घंटों पहले, जब आज उन्होंने किया, दोपहर में विक्ट्री स्पीच की थी, उसमें किया था कि इमिग्रेंट्स के लिए वो क्या क्या परेशानियां लेकर आ सकते हैं। फिर जो दीगर उनकी पॉलिसीज़ हैं और ख़ासतौर पर जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात और जिन जंगों को वो रुकवाने की बात कर रहे हैं, उसको कैसे वो काबिल अमल बनाएंगे, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, हमारे साथ मौजूद हैं। सबात अशरफ साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो रिफत साहब, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जब ये नारा लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इससे उनकी क्या मुराद है? 2016 में वो कौन सी कमी रह गई थी जिसको अब वो पूरा करना चाहते हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, जो उनका मेगा का जो नारा है, जिसकी बुनियाद को बना के वो इलेक्शन ये जीते हैं, उसके हवाले से दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि अमेरिका के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, उसके महंगाई का इशू है, उसके अंदर जो अमेरिका के अंदर जॉब का मसला है, और ख़ास तौर पे एंटी इमिग्रेशन के हवाले से जो अमेरिका में जो सेंटिमेंट पाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप अपने सामने रखें तो आपको ये समझ आती है कि मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लगाने के साथ साथ वो ये इन तमाम पॉलिसीज़ को भी अपनाने की कोशिश करेंगे। और उनके ख्याल में, उनकी दानिश में, हो सकता है कि वक्त उनको गलत साबित करते, लेकिन उनकी दानिश में ये पॉलिसीज़ जो हैं वो अमेरिकन लोगों के इंटरेस्ट में हैं। और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अभी आपने उनकी जो हेडक्वार्टर की जो स्पीच है, विक्ट्री स्पीच है, जिस वक्त अगरचे वो 270 की तादाद में वोट उनके पूरे नहीं हुए थे, तो मैनी पीपल थॉट के ये भी एक सोची समझी जो हिकमत अमली है उसके तहत वो ये बात कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने कहा जी कि ही डिडंट से कि जो उनके अपोनेंट्स हैं, जो कमला हैरिस हैं, जिनकी उन्होंने शिकस्त दी है, उसके बारे से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर की कि मीडिया का उन्होंने जिक्र किया, और वो जो एलन मस्क हैं, उनके ट्विटर के हवाले भी उन्होंने बड़ी बात की। और उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली का इंट्रोड्यूस करवाते हुए उन्होंने काफ़ी सारी जो बातें की हैं। और देखना ये होगा कि जब वो उनकी जो फर्स्ट 100 डेज़ हैं, जिसके वाले से अमेरिका की परफॉर्मेंस, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है उसकी परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करते हैं, उसके हवाले से वो 100 डेज़ के अंदर वो क्या एजेंडा मुतय्यन करते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इट इज़ द एंड ऑफ ए लिबरल ईरा इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, और एक इलिबरल जो ईरा है वो शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर जो हर बात के ऊपर, हर पॉलिसी के ऊपर आपको वाज़ेह तौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेप नज़र आपको आएगी। तो रिफत साहब, ये जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें हमें क्या कह सकते हैं कि एक मुख्तलिफ एक रिवायत से हटकर डोनाल्ड ट्रंप हमें नजर आए, चूँकि ओपोनेंट का नहीं जिक्र किया, फिर किसी और बारे में कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इस तरह की नहीं की जो कि किसी अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, या किसी और मुल्क का जिक्र नहीं किया, किसी पॉलिसी की तरफ कोई वाज़ेह इशारा नहीं किया। तो एक मैच्योर सियासतदान के रूप में ढलते हुए क्या वो नज़र आ रहे हैं, चूँकि उनको एक गैर रवायती सियासतदान कहा जाता है? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में किसी भी चीज़ की प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हैं, और उसके हवाले से उनसे कोई भी बात किसी भी वक्त के ऊपर उनसे मुतवक्को की जा सकती है। तो मेरे ख्याल के अंदर द होल वर्ल्ड इज़ वाचिंग हिज प्रेसिडेंसी विद बेटेड ब्रेथ, और वो सारे के सारे इस इंतज़ार में हैं कि जब आएंगे तो वो किस किस्म की गुलफशानियाँ करेंगे और किस किस्म की पॉलिसीज़ को मरतब करेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो पहली दफ़ा ये हुआ है, पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हालिया तारीख के अंदर ये है कि इस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, उनके पास अवामी मैंडेट भी हासिल है, और उनके पास दोनों सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके भी कंट्रोल उनके पास है। और तीसरी बात यह कि अपनी मर्जी से वो अपना स्टाफ रख के लेके आएंगे, और वो मेरे ख्याल के अंदर जो गलतियां उन्होंने पिछले 4 साल के अंदर अपनी पहली प्रेसिडेंसी के अंदर की थी, वो गलतियां उनको दोहराएंगे नहीं। तभी देखना ही होगा कि किस किस्म का डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे सामने आता है। और एक मैं आखिरी बात का जिक्र करना चाहूँगा कि देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है इस हवाले से भी मुख्तलिफ है। ट्रंप 1 के
ट्रम्प 0 के हवाले से, क्योंकि ये ट्रम्प 2 की जो प्रेसिडेंसी है उसके अंदर उनको ये फिक्र नहीं होगी कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी 78 एंड बाय द टाइम ही फिनिशेस हिज टर्म, इफ ऑल गोज वेल, तो ही विल बी 82 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे ख्याल में वो भी उस वक्त उस उम्र के उस हिस्से में होंगे जहाँ पे उनकी कोई एम्बिशन रखना, तो ही विल बी मोर कंसर्न अबाउट हिज लेगेसी, और उनकी लेगेसी का इम्पैक्ट क्या होगा, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल जो है, उनको जल्दी उस सवाल का जवाब अपनी तरफ से देना हो। ठीक है, तो सभा साहब आप चूंकि वहाँ मौजूद हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, उसी तरह इस इलेक्शन के बारे में भी कहीं कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती थी। बड़ा नेक टू नेक मामला था, चाहे वो स्विंग स्टेट्स हो या दीगर स्टेट्स हो, चाहे वो अर्ली वोटिंग हो, और अर्ली वोटिंग के बाद कहीं कहीं कैमला हैरिस को बरतरी भी हासिल थी। फिर ये डेमोक्रेट्स के हाथ से गेम स्लिप कहाँ पर हुआ है? ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना अर्ली डिसीजन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि बहुत ही जल्दी डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी आसानी से अक्सरियत हासिल करते हुए 270 के मैजिकल फिगर को भी क्रॉस कर लेंगे, सेनेट में भी अक्सरियत मिल जाएगी, फिर हाउस में भी उनकी अक्सरियत हो जाएगी। तो ये जितना मुश्किल समझा जा रहा था, ये उतना तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं रहा मामला। जी बिल्कुल यही, और थोड़ा सा उसमें मुश्किल नहीं था, बल्कि हम लोग सब यही कह रहे थे शाम तक, मतलब यहाँ की शाम तक कि किसी तरफ भी जा सकता है, किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं तो जो चीज़ें उस तरफ जानी थी ट्रंप की तरफ, उसी तरफ गई। तो ये कहाँ ख़त्म हुआ? मेरे ख्याल से जिसको इनकम्बेंसी का इशू कहते हैं ना, बाइडेन को बदलना पड़ा, यही खुद एक निशानी थी कि डेमोक्रेट्स के हाथ से बात निकल रही है। तभी उन्होंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट बैठे बैठे नॉमिनेट होने के बाद उसने छोड़ा। तो ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन थी, समझ थी, वो इनको खा गई है डेमोक्रेट्स को। और अभी अगर आप एक गहरे लेवल से सोचें, जैसे ये बात हो रही थी कि हो सकता है मिशिगन में मुसलमानों की वजह से और गजा फ़लस्तीन की वजह से ये दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन उसमें भी अगर आप मार्जिन देखें तो ट्रंप का अच्छा खासा मार्जिन निकला है। तो लेकिन आप ये सोचें, ये एक बात जैसे बहुत हो रही है मेन स्ट्रीम में, ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, कि अगर इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया के गवर्नर को पिक किया होता तो शायद पेंसिल्वेनिया में इनकी बेहतर पोजीशन होती। और उसमें लेकिन मकसद ये भी था, समझा ये जाता है कि उनको इसलिए नहीं पिक किया कि वो इजराइल के ज़्यादा करीब समझे जाते थे, मतलब खुद ज़ाहिर यहूदी थे और बड़े इजराइल को सपोर्ट करने वाले यहूदी थे, उस वजह से उनको नहीं पिक किया जा सकता था। और उनको नहीं पिक किया गया तो ज़ाहिर पेंसिल्वेनिया फिर इनके एकदम हाथ से निकल गया। पेंसिल्वेनिया के अभी मैं यही देख रहा था 19 इलेक्ट्रल वोट्स हैं। अभी 19 इलेक्ट्रल वोट्स के बाद उस तरफ जाने का, क्योंकि इनको जीतने के लिए पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया, इस तरह की स्टेट्स अपने पास या तो रखनी थी या पलटनी थी, वो नहीं कर पाई। कमला हैरिस ये बात नहीं कर पाई, पेंसिल्वेनिया का गवर्नर नहीं, और इस वक्त फ़लस्तीन गजा की वजह से नहीं पिक कर पाई। कुछ बैलेंस का भी मेरे ख्याल से मामला था कि उसका टिकट की बैलेंसिंग करना, कि दोनों एक तरह के लोग ना हो, एक तरह की पर्सनालिटी ना हो। तो इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें मिल के वहाँ तक, सभा साहब, इस तरह की चीज़ें तो ज़ाहिर इस पूरी इलेक्शन कैंपेन का सामना में इस तरह की चीज़ों का सामना पार्टीज़ को रहता ही है। 2020 के जब नताइज सामने आए थे तो उस वक्त लोगों ने कहा था, बहुत सारे तज्जियाकार ऐसे थे जो कह रहे थे कि ये ट्रंप हारे हैं, ये जो बाइडन नहीं जीते हैं, ट्रंप को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब इस दोबारा एक्सेप्टेंस की इस वक्त वजह क्या है? डेमोक्रेट्स रिजेक्ट हुए हैं या ट्रंप की एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ गई थी कि वो कमला हैरिस या जो बाइडन की पॉलिसीज़ या वो पिछले 4 साल की कारकर्दगी थी वो बिल्कुल साइड हो गई? देखिए मेरे ख्याल से कारकर्दगी, लोग कहते हैं कि कारकर्दगी की वजह से, और इस वक्त जैसे इकोनॉमी में है कि कीमतें हर चीज़ की, महंगाई बहुत है। अब उसमें महंगाई को अगर आप आहिस्ता भी कर लें तो, लेकिन कीमतें तो उसी सतह पे है ना जहाँ पे आ गई हैं। तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन थी। मैं शुरू में लिख रहा था जब ये शुरू हुआ इलेक्शन के, 3 चीज़ें या कुछ हैं जिनकी वजह से ये फंसेगा: इमिग्रेशन, इकोनॉमी और ये फॉरेन पॉलिसी, ख़ास तौर पे गजा और फ़लस्तीन वाला जो मामला है या यूक्रेन वाला जो मामला है। इन तीनों चीज़ों पे ये मसाइल पुराने हैं और ट्रंप साहब ने इनको तीनों को खूब, जिसको कहते हैं ना, अपना जो बयानिया बनाया है वो बड़ा पुख्ता बनाया।
ऑल्दो इकोनॉमी, वही बात है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज की डेमोक्रेट्स ने, लेकिन महंगाई इस सतह पे पहुंच गई थी कि लोग बहुत परेशान थे। और उसमें फिर जज्बात वाली बात भी होती है, जो एक डिस्कशन होता है ना कि जमहूरियत में जीतता वो है जिस साइड के लोग ज्यादा जज्बाती होके बाहर निकले लगते, इंगेज हो। और ट्रम्प का एक मसला, ट्रम्प की सपोर्टर्स के साथ हमेशा ये भी होता है कि जब पोलिंग होती है तो वो उनको सही तरह से नहीं पोल कर पाते, क्योंकि ये जिसको कहते हैं कि ट्रेडिशनल वोटर नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनको हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे और वोट डालेंगे। इस दफा इन लोगों ने फिर वही किया, पिछली दफा भी यही हुआ था ना कि ट्रम्प, वो अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, परफॉर्म्ड बेटर देन ही वाज पोलिंग, वो इस दफा भी वही हुआ कि उनके लोग जो हैं वो फिर बाहर निकले। और एक चीज मेरे ख्याल से कल मिसकैलकुलेशन हम सब से ये हुई, हम समझ रहे थे कि ट्रम्प का सपोर्टर इतना इंगेज्ड और टर्न आउट नहीं करेगा, वो किए, वो कर गए। और हर जो जितनी जो बार बार बात होती है 7 स्विंग स्टेट्स में सब निकले और वोट दिया। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया में अभी मैप देख रहा हूँ, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, इन सब जगहों पे ये उसी तरफ गया है मामला। तो अब ये जो आपकी बात थी कि वो जीते कि ये हारे, ये भी कहने वाली बात थी कि इलेक्शन और अपनी कैंपेन के लिहाज से कमला हैरिस ने और डेमोक्रेट्स ने कोई ढील नहीं छोड़ी, हर चीज इन्होंने की। और आप सोचें किस तरह की अनहोनी चीजें हुई, जो अभी कल मैं किसी से बात कर रहा था कि वो जो कहते हैं ना हॉलीवुड बेस्ड फिल्मों में होती हैं कि बैठा बैठा प्रेसिडेंट नॉमिनेट होने के बाद छोड़ जाए और जितने डिसीजंस करने वो करे। आपका डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो है वो रिपब्लिकन्स को भी आउटरीच कर रहा है, बहुत सारे रिपब्लिकन नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं वो इनको इंडोर्स कर रहे हैं डेमोक्रेट को। ये सब चीजें फिल्मों में देखी हमने, आम दुनिया में नहीं होती। ठीक है, अब जो बड़े इश्यूज़ हैं रफ़त साहब, ज़ाहिर है जो महंगाई सबसे बड़ा मसला निकल कर सामने आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को इसी वजह से इतने ज़्यादा तादाद में वोट्स पड़े। अब इनके पास इस इकोनॉमिक मसले का हल है क्या? ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका का डेट है वो उनकी जीडीपी से बढ़ता जा रहा है, जो उनका हेल्थ सेक्टर है उसमें अरबों डॉलर्स इंजेक्ट करने की अभी ज़रूरत है। तो ये जो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इससे किस तरह डील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ज़ाहिर है स्टेट वही है, बजट वही है, रिसोर्सेज वही हैं, कुछ ऐसी अगर जो बैनुल-अक़वामी कुछ जगहों पर उनकी इंगेजमेंट है, कुछ जंगों में उनसे भी अगर बाहर आना है तो वहाँ से भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं आप बचा पाएंगे। डील कैसे करेंगे अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस से? जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। वो अमेरिका के अंदर एक डीप स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी। और इसी वजह से अमेरिका बावजूद सेटबैक्स के वो अपने आप को इस जंगों के अंदर धकेलना चाहता है, क्योंकि बिकॉज इज गुड फॉर द वॉर इकोनॉमी। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि वो टैरिफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ख़ास तौर पे चीन के साथ उनका जो ट्रेड डेफिसिट का जो मसला है उसको हैंडल करने के लिए वो तकरीबन ही इज़ प्रपोजिंग टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन दी चाइनीज इम्पोर्टेड गुड्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स अप टू 200%। तो ये अगर करेंगे तो उससे वो उनको फ़ायदा तो होगा वक्ती तौर पर, लेकिन उससे उनके तल्लुकात भी पूरी तरफ ख़राब होंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि हिज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, हाउ डज ही बैलेंस दोज इंटरेस्ट अगेंस्ट द लॉजिक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि वो इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंस लेंगे। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि उनकी जो एंटी इमिग्रेशन उनका जो एटीट्यूड है, जो आज रमन साहब, ये इमिग्रेशन की तरफ आप आइएगा। जो आप ये टैरिफ बैरियर की जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये टैरिफ बैरियर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, फ़रोग देना चाहते हैं, यानी चाइना से जो चीज़ें उन तक आ रही हैं उस पर एक बैन लग जाए, मुकम्मल बैन लगाना चाहते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको कर्टेल करेंगे? ये आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त भी इन्होंने चीन के साथ एक मुआहदा किया था, और वो बड़ा अच्छा मुआहदा था जिसके अंदर उन्होंने टैरिफ के अंदर जो है वो कमी लाने की, बतदरीज कमी लाने का इम्कान किया था। तो मेरे ख्याल में ही विल पिक अप द थ्रेड्स ऑफ दैट कन्वर्सेशन विद द चाइनीज लीडरशिप, जो कि अब दोबारा आने के बाद। लेकिन अब देखिए ना, मैंने जैसे कहा कि ही कैन बी वेरी अनप्रेडिक्टेबल और ही कैन डू थिंग्स विच ही थिंक्स इज इन द
लार्जर अमेरिकन इंटरेस्ट। हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के वजह से वो अमेरिका के इस मफादात के अंदर को प्रमोट ना भी करती हूँ, तो बट ट्रम्प इज ट्रम्प, सो देयर इज अ लार्ज एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी हाउ ही हैंडल्स दिस इशू। सही। तो अब सवाल साहब, ये इस पर आपका भी टेक के ज़ाहिर है, चाइना और अमेरिका की अगर ये राइवलरी बढ़ती है या हालात थोड़े से कशीदा होते हैं, तो चूँकि पाकिस्तान को दोनों को बड़ा बैलेंस लेकर चलना है, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में भी है, पाकिस्तान CPEC का भी हिस्सा है, तो चाइना के साथ भी मामला बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने और इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और फिर ज़ाहिर है अगर IMF का कोई प्रोग्राम स्मूथ तरीके से चलाना और लेना है तो उसमें अमेरिका की भी एक हिमायत चाहिए होती है। तो ये इस राइवलरी में पाकिस्तान को तो कोई इकोनॉमिक डैमेज नहीं होने वाला, पाकिस्तान पर तो कोई प्रेशर नहीं आएगा, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तो कहीं कोई आप इसमें डैमेज होते नहीं देख रहे? ये देखिए, इसमें मैं भाई कि एक चीज और ऐड करूंगा, जो आप बार बार वो कह रहे, रिफत साहब कह रहे थे कि वो ट्रम्प साहब जो ये कह रहे हैं ना कि वो आप डिस्कशन ये हो रहा है कि उनकी पॉलिसी क्यों है, उसमें सोच क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। एक चीज जिसका भी जिक्र नहीं हुआ है वो ये है कि ट्रम्प साहब की आइडियोलॉजी में सबसे पहले उनका अपना, माफ कीजिएगा, हीरो लगना है। तो वो एक जज्बाती सा स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके फिर बेस पे पॉलिसी बनती है। उन्होंने जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह लगाए थे, ट्रम्प ने लगाए थे, वो बाइडेन ने कंटिन्यू किए। ये बात नोट करने वाली है, क्योंकि जरूरत वो थी, तो वो अपना शोर करके एक जज्बाती पोजीशन ले लेते हैं और फिर उसको सिस्टम को संभालना पड़ता है। आई बात पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल से इमीडिएट उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर वही है कि कुछ शोर होल करेंगे, पुश बैक करेंगे। आपको याद होगा इन्होंने एक दो दफा पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दे दिया कि हमसे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, हमारा कुछ काम नहीं करते हैं। वो एक एटीट्यूड है, लेकिन वही दूसरी, और ट्रेड पे वो पुश बैक करेंगे। तो देखना ये होगा कि ट्रम्प साहब की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो है, लेकिन मेरे नजदीक एक चीज पे ट्रम्प साहब प्रिडिक्टेबल हैं, और वो है उनका अंदाज। उनका अंदाज और उनकी प्रायोरिटीज वो ही रहेंगी। अब उसको आप अमेरिका का इंटरेस्ट कह लें या खुद अमेरिका के लिहाज से एक, जिसको कहते हैं ना, डेमोगोगी वाली पोजीशन लेना है, वो रिलायबल है, वो करेंगे। अब वो जिस तरह से भी करना चाहें या उस मौके पे, उस मौका महल देके उस वक्त जिस तरह से वो उस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मौके के हिसाब से होगा इस वक्त। और पाकिस्तान खुद इस वक्त, पाकिस्तान की मईशत संभल रही है, तो वो भी है कि उस संभलने में, ऊपर आने में ट्रम्प साहब की पोजीशंस और पॉलिसीज, अमेरिका की पॉलिसीज के लिहाज, मतलब उसी तरफ बैठेंगी जहां पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान भी चीन के साथ, ईरान के साथ अपने ताल्लुकात कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ अमेरिका के साथ जो नई पॉलिसीज आएंगी उनको देख के अपने आप को सही करेगा। अब देखना पड़ेगा कि किधर जाती है। ठीक है, चलें, आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह होती जाएगी सूरत हाल। बहुत बहुत शुक्रिया सबात अशरफ साहब, डॉक्टर रिफा के साथ मौजूद थे। दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।